दुनिया असदुद्दीन अवैसी के नाम से जानती है। मेरे भाइयों, इलेक्शन का ज़माना है। हम सब सीमांचल वासी चाय की दुकानों में, चौपालों में और अपनी महफिलों में अक्सर अपने सीमांचल के पिछड़ेपन का रोना रोते हैं। रोना ये रोते हैं कि हमारी आबादी के एतबार से हमारे यहाँ स्कूल नहीं खुले, हमारी आबादी के एतबार से यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं खुले, यहाँ पर नौजवानों के रोजगार का कोई मौका फराहम नहीं किया गया, नदियों पर पुल अब तक नहीं बन पाए, गांव तक सड़कें नहीं पहुँच पाई, किसानों को उसके फसलों की वाजिब कीमत नहीं मिल पाई। मेरे भाइयों, ये रोना तो आम दिनों में हम रोते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का ज़माना आता है तो कहीं न कहीं से हम गुमराही का शिकार हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब की बार का नज़ारा बता रहा है कि गुमराही नहीं बल्कि हम लोगों ने सच्चाई का रास्ता और अपने साथ इंसाफ का रास्ता हम लोगों ने अख्तियार कर लिया। मेरे भाई, मैं इलेक्शन के ज़माने में कहता हूँ कि बोने का वक्त है। किसान जब बोता है तो बीज की बड़ी तहकीक करता है। जैसा बीज बोएगा वैसी फसल काटेगा, और बीज की बोने के वक्त अगर किसी ने गफलत बरती, कोताही की, तो फसल के काटने के वक्त उसको मायूसी होती है। बूढ़े भी कहते हैं और आप भी इसको समझते हैं कि जौ लगाने वाला कभी गेहूं नहीं काट सकता, नीम लगाने वाला कभी अंगूर नहीं पा सकता। मेरे भाइयों, आज इस मुल्क में हमारे और आपके लिए बड़े संगीन मसाइल हैं। जिन मसाइल का तज़किरा हमने किया, ये तो हमारे इलाकाई मसाइल हैं कि आज़ादी के 72 साल हो गए। इन 72 सालों में दिल्ली और पटने में बैठे हुए इन बेईमानों ने हमसे टैक्स के पैसे लिए। हमारा सीमांचल का नौजवान जो दिल्ली में जाकर कंकड़ और पत्थर तोड़ता है, बम्बई में आसमान चूमते हुए महलों की तामीर करता है, पंजाब की चिलचिलाती हुई धूप में जलकर अपने बच्चों की रोटी के टुकड़े कमाता है, हरियाणा के कीचड़ में जो सड़ता है, वो 100 रुपये अगर कमाता है तो 100 रुपये घर में नहीं दे पाता, बल्कि इस 100 रुपये में से 25 रुपये मोदी जी के खाते में चला जाता है और 25 रुपये नीतीश जी के खाते में चला जाता है। और दिल्ली और पटने में बैठे हुए इन लोगों ने दिल्ली को बनाने का, दिल्ली को संवारने का, गुजरात को संवारने का, नालंदा को संवारने का मंसूबा तो बनाया, लेकिन सीमांचल की बेबसी और लाचारी पर कभी इसने गौर नहीं किया। इसका जीता जागता और जिंदा सबूत यह है कि हमारे टैक्स के पैसों से, मेरे बच्चे के नेकर के पैसे में टैक्स, बीमारों के दवा में टैक्स, कफन के टुकड़ों में भी टैक्स, ये टैक्स के पैसे हमने दिए। लेकिन दिल्ली और पटने में बैठी हुई बेईमान सरकारों ने दिल्ली और बम्बई और कलकत्ता के कुत्तों के लिए उसने हॉस्पिटल बना दिए। आज दिल्ली में कोई कुत्ता बीमार पड़ता है तो उसे दवा मिल जाती है, भूख लगती है कुत्ते को तो दालान वाले उसे केक खिलाते हैं। और लोगों, या सीमांचल की कोई सच्चाई, इससे कोई इनकार कर सकता है कि गरीब के बच्चों ने आज भी केक का टुकड़ा नहीं देखा है, और हमारी हजारों माएँ और बहनें हॉस्पिटल में जाकर बिलक बिलक कर दम तोड़ देती हैं, उसे दवाई नहीं मिल पाती। भाइयों, नौजवानों, अगर चाहते हो इंसाफ तो उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने हमारे बीमारों को दवा न दी और दिल्ली और पटने में कुत्तों को दवा पिलाने का काम किया, उनका गरेबान पकड़ना होगा, उनसे हिसाब लेना होगा। इस किस्म से हिसाब लोगे तो हिसाब नहीं ले पाओगे। मजलिस लोगों को हिम्मत और हौसला देने वाली आई है। मजलिस ने कहा है कि हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने सलाम करके बड़े गुरूर नफ्स मुब्तला कर दिया दिल्ली और पटना में बैठे हुए इन जालिमों को। अब सलाम नहीं करना है, अब तमाचा उठाना है उनके खिलाफ। तालियां ऐसी बजाओ कि एक ताली तमाचा दिल्ली के गाल में लगे और दूसरा तमाचा पटने के उन गद्दारों के गाल में लगे जिसने गठबंधन के नाम पर वोट आपसे लेकर मोदी का साथ दिया, उसका गाल भी लाल कर दो। तालियां ऐसी बजाओ। मेरे भाइयों, जिन लोगों ने हमारे साथ ये बेबसी और ये जुल्म किया है, उनसे के साथ हमको हिसाब लेना जरूरी है। इलेक्शन और पटने के तख्त का फैसला कर सकता है, और यकीनन है कि आपका वोट फैसला कर सकता है। अगर आपके वोट में ताकत दिल्ली और पटना के तख्त के फैसले के करने की है, तो मेरे भाइयों जरा जग जाइए। आपके वोट में फैसला
मटियारी के पुल के बनाने की भी है, आपके वोट में ताकत निसंदरा के पुल के बनाने की भी है, आपके वोट में ताकत लौचा के पुल बनाने में जिन लोगों ने बेईमानी की है उनसे भी हिसाब लेने की है। नीतीश कुमार के राज में सबसे बड़ी चोरी और सबसे बड़ी डाकाजनी ये हुई है कि नीतीश कुमार ने पटने में बैठकर सबसे बेआबरू किसी को किया है तो मुखिया जी को किया है। ये पंचायत सचिव जो कल तक मुखिया जी के दरवाजे पर हाजिरी देता था, आज मुखिया जी पंचायत सचिव के दरवाजे पर हाजिरी दे रहा है। ये क्या है? ये लोकतंत्र का कत्ल है कि आवाम के वोट से चुना गया एमएलए और एमपी की बात डीएम नहीं सुनता है और नीतीश कुमार ने अफसरशाही को सर पे चढ़ा रखा है। यही जुल्म का नतीजा है लोगों कि हमारी हर तरफ हकमारी हो रही है। आज आपके सामने में फैसले की घड़ी है, चूंकि जैसा बोएंगे वैसा आप काटेंगे। आपके दरमियान में कई लोग आए, तीर का निशान लेकर आए हैं। ये कौन है जरा पहचानिए। नाम इनका महमूद है, लेकिन कभी गलती मत करिएगा कि ये आपका महमूद है। ये मोदी का महमूद है, ये मोदी का महमूद है। ये महमूद आपका नहीं है, ये मोदी का महमूद अमित शाह का महमूद है। ये महमूद आपका महमूद नहीं है, बल्कि ये आरएसएस का महमूद है। ये महमूद उन लोगों का महमूद है, ये उनका पसंदीदा है। लोगों, ये वही मोदी है जो मोदी दिल्ली में जब से नरेंद्र मोदी बैठा है पूरे देश में दरिंदगी में इजाफा हो गया है। मेरे भाई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली और बंबई में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो दरिंदगी मोदी के आने के बाद बढ़ी है, यहाँ के पूरे देश के जंगलों में भी दरिंदों ने उतने जानवरों को बेवजह नहीं मारा है जितना मोदी के राज में पूरे देश में मारा गया है। हाफिज जुनैद का कत्ल सिर्फ दाढ़ी और टोपी के नाम पर कर दिया जाता है। अखलाक का कत्ल सिर्फ गोश्त के नाम पर कर दिया जाता है। आसिफा की आबरू लुटती है लेकिन इसे शर्म नहीं आती। मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जब 2002 में गुजरात जल रहा था, माओ बहनों और बेटियों की इज्जत और आबरू लुट रही थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी को जर्रा बराबर भी शर्म नहीं आई थी। मजबूरन अटल बिहारी वाजपेयी को कहना पड़ा था कि हे नरेंद्र मोदी, तुमने राजधर्म का पालन नहीं किया। जो नरेंद्र मोदी गुजरात के कत्ल का कसूरवार है, वो मोदी का आदमी आज महमूद हमारी बस्ती में आया है और तीर लेकर आया है। यकीन जानिए, दुश्मनों के सीने पे फेंकने वाली तीर नहीं है, बल्कि दोस्ती को घायल करने वाली और कमजोरों के सीनों पर चलाने वाली तीर है। ये मुसलमानों के सीनों पर चलाने वाली तीर है। इसलिए इस तीर को मरोड़ कर रख देना है और ये आवाज लगा देना है कि फूल नफरत का चमन में अब हम खिलने नहीं देंगे। तीर अदावत की हम अपनी बस्ती में चलने न देंगे, जान देंगे, लेकिन शरीयत पर अपनी आंच आने न देंगे। कमजोर हाथों में क़यादत अब हम अपनी जाने न देंगे। पतंग है बुलंदी की निशानी, पतंग को अब हम रुकने न देंगे, पतंग को अब हम रुकने न देंगे। मेरे भाइयों, मुझे अंदाजा है कि इन नफरत के सौदागरों को आप अपनी बस्ती में मत आने दीजिएगा और आपने इरादा कर लिया कि नहीं आने देंगे। लेकिन हमारे बूढ़े लोग कुछ कहते हैं कि इन कमजोर हाथ वालों ने भी तो हमारी रखवाली की है। बाबरी मस्जिद में ताला कब लगा था? जो लोग अपने आप को खानदानी कांग्रेसी कहते हैं, मैं बड़े अदब से उन बुजुर्गों को सलाम करता हूं और कहता हूं, चचा जान, अपनी याददाश्त को जरा एक बार ताजा कीजिए। सन 1949 में ताला लगा था, दिल्ली में किसकी हुकूमत थी? सन 1986 में ताला टूटा था, दिल्ली में किसकी हुकूमत थी? सन 1992 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी, दिल्ली में किसकी हुकूमत थी? मेरे भाई, ये मस्जिद का सारा वाकया कांग्रेस के जमाने में हुआ। उसके बाद भी अगर कोई भाई कहता है कि हम खानदानी कांग्रेसी हैं, तो इसके माने कि मिंबर और मेहराब से मोहब्बत नहीं है, बाबरी मस्जिद के तोड़ने वालों के साथ उसकी मोहब्बत है। अपने मोहब्बत का उसे एहतसाब करना चाहिए। मैं कांग्रेस के बारे में कोई शिकायत नहीं करना चाहता, तारीख के औराक बताना चाहता। मेरे भाइयों, 2014 में आप सबने वोट देकर और अख्तरुल ईमान ने अपनी सियासी कुर्बानी देकर हजरत मौलाना मरहूम मगफूर असराउल हक कासमी साहब को जिताया था कि नहीं जिताया था? जिताया था। लेकिन हमारे इस मौलाना के साथ कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मेरे भाइयों, मैं ज्यादा दर्द गम आपको नहीं सुनाना चाहता। हुआ वाकया ये कि तालिब इल्मी के जमाने में हम बीए के तालिब इल्म थे।
उस जमाने में मौलाना शेर छाप से इलेक्शन लड़ रहे थे और शेर छाप के इलेक्शन में हम लोग उसके मजबूत कैडर थे। मौलाना हार गए थे, हम लोग घर में रो रहे थे। मौलाना गए मेरे घर और कहा, बेटा मायूस क्यों हो, हारने वाला जीतता है और जीतने वाला ही हारता है, हार से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं मौलाना मरहूम मकफूर को 4 बार के इलेक्शन में हारने पर भाई रियायत कीजिए, पीछे के लोगों की साइड में चले।